आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। पिछले दिनों इस बेबसी के आलम में एक नाम जो बार बार सामने आया है मदद के लिए, वो है श्रीनिवास बीवी का नाम, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। और इतने दिनों में उनके फोन, उनके व्हाट्सएप, उनका ट्विटर अकाउंट, लगातार उसके ऊपर हलचल होती रहती है। कहीं किसी को बेड चाहिए, कहीं किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कहीं रेमडेसिविर चाहिए। इन कामों में वो लगातार जुड़े हुए हैं और वाकई बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा साबित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीनिवास जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। इतने आप व्यस्त हैं, उसके बावजूद एक सवाल ये सबके मन में उठता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, पर जब सरकारें नहीं कर पाई, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही हैं, बड़े प्राइवेट अस्पताल नाकाम रह रहे हैं, आप कैसे ये सब कर पा रहे हैं? कैसे आप संसाधन जुटा पा रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। 7 तारीख मार्च हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय में। वो नेशनल एग्जीक्यूटिव युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा बॉडी होता है, उसमें सारे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर उस मीटिंग में था। तभी राहुल गांधी जी ने हम लोग को हिंट किया, ये फेज 2 में कोरोना महामारी दोबारा फैल सकते हैं, आप लोगों को मदद करने का। उसी दिन हम लोग ने रेजोल्यूशन पास हुआ, जो उस मीटिंग में 6 महीने में आगे क्या करना, वो रेजोल्यूशन पास में पहला हमने पेंडेमिक में रखे थे, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और किसान आंदोलन को सपोर्ट करना। ये 3 चीज तय हुआ था। तो उसमें इसके मीटिंग के बाद हमने पूरा देश भर हजारों जो वॉलेंटियर है, जो कोरोना वॉरियर्स को आइडेंटिफाई किया था। उसमें जो पिछले फेज 1 में जो 600 लोग काम किया था, उसमें वो 600 लोग और उसमें नया 400 लोग ऐड हुआ। सारे स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर सारे मिलके हमने व्हाट्सएप ग्रुप, पहले जो गरीब मजदूर लोग हैं वो लोग सारे सोशल मीडिया में हमको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोग के लिए हमने एक ग्रुप बनाया। हमने व्हाट्सएप ग्रुप और फोन कॉल से जो भी उनके नेटवर्क में आता है उन लोग के लिए वो एक माध्यम किया। दूसरा माध्यम है जो ट्विटर में, जो व्हाट्सएप और इसमें जो भी चलाता है, ट्विटर में वो कुछ थोड़ा पढ़े लिखे लोग हो, वो लोग को लिए ये सोशल मीडिया माध्यम से वो लोग ने कांटेक्ट किया। हमारा मकसद एक ही था, ज्यादा लोगों को इस समय में, जो इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा लोग सड़क पे घूम रहे हैं, उनका जो भी दिक्कतें आते हैं उनको सेग्रीगेट करके उनको किस तरीके से हमने मदद कर सकता है, वो हमने अलग अलग तरीके से हमने प्लान करके, जो मदद करने के लिए कोई सरकारी होना जरूरत नहीं है। नियत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। मदद करने में सड़क पे उतरेगा तो बहुत सारा मदद ऐसे ही आ जाता। जी, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग अच्छी थी, आपने समय से पहले प्लानिंग की, संसाधन जुटाए और इसलिए आप ये मदद कर पा रहे हैं। ऐसे तो आपके पास हजारों हजार फोन आते रहते हैं, बहुत लोगों की आपने मदद की। मुझे याद है एक बार, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में आपने कर दिया या कहीं दवा नहीं है उस शहर में भी आप दवा पहुंचा रहे हैं। एक सामने बात आई थी कि जमशेदपुर में किसी ने रेमडेसिविर के लिए अपील की थी, और हालांकि आप उसमें टैग्ड भी नहीं थे, उस ट्विटर में अपील थी, फिर भी आप लोगों ने, रेमडेसिविर लोकली अवेलेबल नहीं था तो दिल्ली से भिजवाया। इस तरह का भी आपने काम किया है। आपने अपने वॉलंटियर्स के जरिए हवाई जहाज से ये भिजवाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोग स्ट्रगल कर रहे थे बेड के लिए अस्पताल के, वहां पर आपने काम किया और एडमिट कराया लोगों को। तो दूर दराज इलाकों में भी आपकी काम कर रहे हैं यहां से बैठकर। ये नेटवर्क आपका किस तरह से काम करा, और इसके लिए बहुत संसाधन और पैसों की भी जरूरत है, चाहे वो रेमडेसिविर जुटाना या जो। तो ये भी सवाल लोग करते हैं कि ये कहां से इतने संसाधन आ रहे हैं? ये देखिए, जब तक मार्केट में अवेलेबल था तब तक मार्केट में इजीली मिल जाता था, तब हम मदद कर सकते थे। जब मार्केट में मिलना बंद हो गया, तब वहां का जो डीएम होता है, नोडल ऑफिसर होता है, ड्रग कंट्रोलर होता है, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उस हॉस्पिटल में जो मरीज, जो सीरियस पेशेंट है, उसको पास जाके उनसे ड्रग कंट्रोल को मिलने के लिए हमने बोलते थे। एक उदाहरण मैं दिल्ली का बोलता हूँ। दिल्ली में जब मार्केट में मिलना बंद हुआ था, जो ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स है, वहां पेशेंट का आधार कार्ड और पेशेंट का रिक्वेजिशन फॉर्म, कोविड सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड, वो पेशेंट दिल्ली का रहना चाहिए। वो जो भी लेके जाएगा उस हार्क फार्मास्यूटिकल में, वहां क्यू पे लग के वहां उसको लेना पड़ता था। हमने वहां सजेस्ट करते थे। तो दूसरा स्टेट में तो वहां गवर्नमेंट प्रशासन ही जो पेशेंट का कंडीशन किस तरीके के है, तो इमरजेंसी उनको
लगना जरूरी है, तब वो ड्रग कंट्रोलर ही उधर ही मदद करता था। जी इसमें जी कोऑर्डिनेशन और हमारा टीम वर्क दोनों के वजह से ये फायदा। जब तक कोऑर्डिनेशन हमारे और टीम वर्क। जी पूरा देश में सॉरी विश्व में सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस, उसमें जब तक हम लोग के हाथ में हम लोग पैसे लगा के लोगों को मदद कर सकते थे, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत सारे लोग मदद किया। उसके बाद में हमने पब्लिक लोग में भी आ गया, जो हमारा पास जो साधन कम हुआ रिसोर्स के लिए, जो पब्लिक में भी आगे आके इसमें मदद किया, उससे हम लोग ने लोगों को मदद कर पाए। जी, और एक और सवाल है आपसे। एक बड़ा विवाद हो गया जब आपने फिलीपींस एम्बेसी और न्यूजीलैंड हाई कमीशन में ऑक्सीजन पहुंचा दिया, और यहाँ तक कि सफाई भी इसके ऊपर सरकार की तरफ से आई कि कांग्रेस जो है वो लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रही है। तो आपने तो मदद की, शायद अपील आपके पास आई थी, तो बुरा लगता है कि इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस का एक परंपरा है लोगों को मदद करना। जो वाकई में किसने मदद मांगा, जो न्यूजीलैंड एम्बेसी ने और न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने, फिलिप एम्बेसी ने, वो लोग ने मदद मांगा। तो मेहमान है, ये भारत का संस्कृति है, कोई मेहमान होता है उनका सेवा करना, उनको मदद करना, ये भारतीय का परंपरा है। भारत में कोई भी आते हैं उनको मदद करना। इसको मैं राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूँ। क्लियरली राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का आदेश है राजनीति नहीं करना। इस समय में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो हम दिल से मदद करने का एक ही मकसद है हमको। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। कल कोई पूछेगा तो मदद मांगेगा, 100% कल हम आगे आके मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जो आप कर रहे हैं वाकई बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसीहा के रूप में सामने आए हैं, और लोग अलग अलग जगहों से टैग करते, बल्कि यही नहीं, अंतिम संस्कार तक में लोगों की मदद हो रही है। और ऐसे भी ये चिंता रहती है कि अपनी टीम की जो है वो सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि इस दौरान भी लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रीनिवास बीवी, जो बहुत मददगार होकर सामने आए हैं और तमाम लोगों की मदद की है। कोरोना महामारी के इस भयावह संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में लेकिन पंचायत के चुनाव हुए, जिसके बाद कई गांव में तेजी से संक्रमण फैलने की खबरें आई और इलेक्शन ड्यूटी में लगे सैकड़ों शिक्षक संक्रमित हुए। अब जब नतीजे आए हैं तो पता चला है कि बीजेपी, इसी पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में औंधे मुंह गिरी है। 197 सीटों में से सिर्फ 36 सीटें मिली हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में 68 में 20 सीटें। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कमाल की रिपोर्ट। जबरदस्त कोरोना के बीच बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। भयानक महामारी की वजह से तमाम लोगों ने चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इस पे लड़ी, लेकिन चुनाव के नतीजे ये रहे कि चारों धर्म नगरियों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली, 34 सीट पे उसे हार मिली। वाराणसी में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 32 सीटों पे उसे हार मिली। मथुरा में 33 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 25 सीटों पे उसे हार मिली। प्रयागराज में 84 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 14 मिली, यानी 70 सीटों पे उसे हार मिली। गोरखपुर में कुल 68 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 20 मिली, यानी 48 सीटों पे उसे हार मिली। अयोध्या बीजेपी के लिए धर्म स्थानों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अयोध्या पे उसने काफी निवेश किया है। योगी सरकार ने अयोध्या की दिवाली को ही देशव्यापी शोहरत दिलवाई। राम मंदिर का भूमि पूजन करने यहां प्रधानमंत्री खुद आए, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को 40 में से सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी कहती है कि इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष वो अपना बना लेंगे। और आप विश्वास रखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं अगर कहीं कोई चीज़ कमी रह गई होगी या कहीं किसी प्रदर्शन में कहीं खराबी रही होगी तो उसको पार्टी के नेतागण बातचीत करके अपनी कमियों को सुधारेंगे। प्रयागराज में कुंभ में सरकार ने जी जान लगा दी, उसकी सफलता का श्रेय भी लूटा, लेकिन वहां भी पार्टी बुरी तरह हारी। वाराणसी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है,
लेकिन यहाँ बीजेपी को 40 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। मथुरा में भी बीजेपी का दांव बढ़ा है। कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा भी बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। यहाँ भी बुरी हार हुई। पार्टी कहती है कि वहाँ कोरोना की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत सारे कारण थे इसमें, जैसे कि कोरोना था तो कोरोना की वजह से भी व्यक्ति उतना निकल नहीं पाया जितना निकलना चाहिए था। पंचायत चुनाव की गिनती अभी भी कई जगह पूरी नहीं हुई है, लेकिन करीब 747 सीट पे समाजवादी पार्टी या तो जीत गई है या आगे चल रही है। इसी तरह बीजेपी 666 सीटों पे या जीत गई है या आगे चल रही है। आप ये जान लीजिए कि इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जनता ठगी और छली गई है, जो आज जनता बेड और ऑक्सीजन दवा के अभाव में मर रही है, जो इंजेक्शन और एम्बुलेंस की कालाबाजारी योगी सरकार में चल रही है, जो लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उसका परिणाम आज योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा से लेके पंचायत तक चुनावों में हार जीत के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के ये नतीजे सत्ताधारी दल के लिए चिंतन का विषय जरूर हैं। वाराणसी में अजय सिंह, मथुरा में सौरभ गौतम और अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।